हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नया टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब क्या होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं ये कौन से रीजन में आता है, ठीक है। टोटल कितने रीजन होते हैं रेडिएशन के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पर आप एनएमआर पढ़ोगे, ये आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी में। रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो तरंगें होती हैं, उनमें क्या पढ़ते हो आप, एनएमआर पढ़ते हो, ठीक है। हर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अलग एक अपना अलग कंसेप्ट है, अलग थ्योरी है, ठीक है। एनएमआर क्या कहता है, या जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, रेडियो वेव्स होती है, वो क्या कर सकती है, किसी न्यूक्लियस की स्पिन में चेंज कर सकती है। न्यूक्लियस की जो स्पिन होती है, ठीक है। अब क्या होगी न्यूक्लियस की स्पिन, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन है प्लस माइनस हाफ, ऐसी न्यूक्लियस की है वैसे न्यूट्रॉन की है, तो उस स्पिन में चेंज करेगा। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के बीच स्पिन क्या करेगी, रेजोनेंस करेगी। वो एनएमआर का कंसेप्ट होता है। एक आईआर होता है, यू होता है, ठीक है, अलग अलग होती है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करने से पहले हम इस रेडिएशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी रेडिएशन होती है, कौन सी रेडिएशन का रीजन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ईएमआर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, उससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, देखो नाम बताओ आप। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे, वो रेडिएशन होंगे जिनमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब ध्यान देने की बात क्या है, जो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, वो इनके भी परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इनकी डायरेक्शन उनके भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई ऑर्डर देखिए, इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया और इसको जेड ले लिया। अब आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो देखिए यहाँ पर ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है ऐसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक को ले लीजिए पहले। मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ऐसे वेव बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव बनाएगा, इलेक्ट्रिक वेव बनाएगा, विद्युत तरंगे बनाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, एक ये हो गया आपका, ये हमने ले लिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेव या इलेक्ट्रिक वेव, विद्युत तरंग, इलेक्ट्रिक वेव। दूसरा होगा यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इस एक्सिस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, परपेंडिकुलर हो गया ना। यहाँ होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें क्या होगी, चुंबकीय तरंगे, मैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। या ये मान लो ये जो वाई एक्सिस है, इसके इस पर तो क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, क्या हो गया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया, या जेड एक्सिस की तरफ क्या हो गया आपका, या ये बोल सकते हैं ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इसकी तरफ हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए ये आपके दो फील्ड हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसका प्रोपेगेशन है, इसकी जो दिशा है वो कौन सी है, वाई एक्सिस पर। यहाँ हो गया इसका प्रोपेगेशन, संचरण। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ईएमआर को संचरण करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो वैक्यूम में भी क्या कर सकती हैं, संचरण कर सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है, ठीक है। इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ मीडियम, ठीक है। ये होगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सी होती है, ठीक है। किस रीजन में हम एनएमआर पढ़ेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। इसको रख करते हैं, चलिए
देखिए स्पेस वेव किसे बोलते हैं, ये होता है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक, उसके बाद में गामा, उसके बाद में एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, और इसमें क्या है आपका विजिबल। इसको एक साथ पढ़ते हैं, अल्ट्रावायलेट विजिबल को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड IR, ठीक है, ये होता है आपका IR रीजन, इंफ्रारेड, ठीक है। फिर आएगा आपका माइक्रोवेव, लास्ट होगा आपका रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, ये होगी माइक्रोवेव, ठीक है। अब देखिए ये आपका कॉस्मिक रीजन होता है, ठीक है, ये इसी क्या बोलते हैं आप, अंतरिक्ष किरणें बोलते हैं, स्पेस रेज को बोलते हैं। फिर आएगा गामा रेज, ठीक है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रीजन, और आपका विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव रीजन और रेडियो वेव रीजन। अब देखिए ये जो रीजन होता है आपका रेडियो वेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इस रीजन में क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियर स्पिन है उसमें चेंज होगा, ये क्या करेगा, सिर्फ न्यूक्लियर स्पिन को चेंज करेगा, ठीक है। और इसी में क्या करोगे आप, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा। एक आपका स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक आपका स्पेक्ट्रम है, दूसरा वर्ड आपका स्पेक्ट्रा, ये होता है आपका प्लूरल, ये क्या आपका सिंगुलर, ठीक है। कोई एक स्पेक्ट्रम हो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, स्पेक्ट्रा, और बहुत सारे हैं उसके लिए प्लूरल, ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है, ठीक है। ये टर्म आपके आएंगे, बीच में ध्यान देना है। अभी देखिए रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ोगे आप, NMR पढ़ोगे। फिर आता है आपका माइक्रोवेव। इस माइक्रोवेव रीजन में देखिए किसी मॉलिक्यूल में ये रीजन है, इसके पास इतनी एनर्जी होती है किसी मॉलिक्यूल में रोटेशन करवा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर आएगा आपका इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन। इस रीजन में इतनी एनर्जी है, अवरत विकिरण बोलते हैं इसे, इंफ्रारेड रीजन। तो इसमें क्या होगा, ये किसी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन करवा सकता है, तो यहाँ क्या पढ़ोगे आप, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट विजिबल, इसमें क्या होगा, इसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। UV रीजन में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, इसमें क्या होगा, इसमें मॉलिक्यूल होंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। फिर आता है एक्सरे, इसमें आप पढ़ते हो एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन। इसी सॉलिड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं आप, एक्सरे। जैसे आप बोन्स जो एक्सरे करवाते हो किसका, बोन्स का होता है, सॉलिड पार्टिकल। जैसे आप आयनिक क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, क्लोराइड है, एंटी क्लोराइड है, उनकी स्ट्रक्चर या फिर तो डायमंड है, ठीक है, जो यूनिट सेल है उनकी आप स्ट्रक्चर का एनालिसिस करोगे, उसको किससे करोगे आप, एक्सरे डिफ्रैक्शन से या एक्सरे रेज से। वो क्या करती है, जहाँ भी सॉलिड आपको पार्टिकल मिल गया वहाँ पर एक डॉट बना देगा, उससे आप स्ट्रक्चर पता लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्सरे में एक आपका ऑब्जेक्टिव किससे बनता है, एक्सरे क्या करता है, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। एक्सरे क्या करता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में स्पीशीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर डॉट बनाए गए, ठीक है। अब मान लीजिए दो कंपाउंड ऐसे हैं आपके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अब उसमें भी सेम, दोनों में सेम डॉट बनाएगा, ठीक है। याद रखना एक्सरे क्या करता है, can't differentiate, cannot differentiate isoelectronic species। मोस्ट भी आपका ये जब एक्सरे पढ़ेंगे उसमें आएगा आपका, ठीक है। इसमें आपका एक्सरे पढ़ना है,
ठीक है। तो एक्सरे क्या करता है, जो आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। गामा रेज ये किसमें पढ़ते हैं आप, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जो एनर्जी सोर्स ना आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। ये उसमें पढ़ेंगे, कोर्स में हम स्टडी नहीं करते, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनकी, ठीक है। और जनरली हम तो डायरेक्ट एक्सरे के टच में भी नहीं आते, ठीक है। एक्सरे है, गामा रेज है, कोस्मिक रेज, ये क्या होते हैं, ये आपके जीन से म्यूटेशन करा सकते हैं, ठीक है। जीन में आपका जीन म्यूटेशन, ठीक है, आपका डीएनए कोड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, डीएनए आपका चेंज हो जाएगा, ये करवा सकती है उसमें। तो डायरेक्टली देखो, जब भी आप लेबोरेटरी में जाते हो, जब भी आपको एक्सरे कराना होता है तो आपको वो लैब में एंट्री नहीं देते और एंट्री करते हैं, और तो जिसका आपको एक्सरे कराना है, साथ में दूसरा मेंबर जा रहा है, उसको वो अप्लाई नहीं करेंगे कि आप अंदर साथ में आओ, क्योंकि वो मना करेंगे कि डायरेक्ट अगर एक्सरे किसी पार्ट पर गिर गया आपके, तो या आंखों पे गिर गया, किसी दूसरे पार्ट पे गिर गया, तो आपका जीन म्यूटेशन हो सकता है, तो एक्सरे के कॉन्टेंट डायरेक्ट नहीं आते हैं। और जो रूम होता है वो स्पेसिफिकली मेंटेन होता है वो एक्सरे वाला, ठीक है। तो इनकी हाई रेडिएशन होती है, देखो ये रेडिएशन हाई रेडिएशन होती है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है। तो देखो एक्सरे किसी सॉलिड पार्ट का ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है, हम यहाँ पढ़ेंगे रेडियो वेव रीजन, इसमें क्या है, ये आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एनएमआर क्या होती है, कौन से कंपाउंड एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है, कैसे स्पेक्ट्रम देंगे, क्यों देंगे, कब देंगे, कैसे फ्रीक्वेंसी यूज करोगे, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये क्या चीज़ें होती हैं, अब ये पढ़ेंगे इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी में एनएमआर स्पेक्ट्रम में, ठीक है। अपना टॉपिक क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रम, हमें ये रीजन पढ़ना है, ठीक है। बाकी पढ़ने सारी स्पेक्ट्रम आपको, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। देखिए एक मिनट, अब देखिए एनएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। नाम देखो, नाम से समझना इसको, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। देखिए न्यूक्लियर का मतलब क्या है, न्यूक्लियस होगा आपका कोई, न्यूक्लियस होगा कोई नाभिक होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, किसी न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो जो न्यूक्लियस है वो अपनी स्पिन से, लो स्पिन से हाई स्पिन, मतलब क्या बोल सकते हो, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा वो, रेजोनेंस करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियस की दो स्पिन हुई, स्पिन क्या होती है न्यूक्लियस की, आई होती है, वो प्लस माइनस हाफ स्पिन, ठीक है, प्लस माइनस हाफ स्पिन है, यहाँ पर होगा आपका प्लस और यहाँ होगा आपका माइनस, इसे एल्फा स्पिन बोलते हैं, इसे बीटा स्पिन बोलते हैं। जब क्या करोगे आप यहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या यहाँ पर बी नोट डी एम मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र दोगे इसको, तो यहाँ पर जो आपका प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है, जो आपका न्यूक्लियस है, वो इसके बीच में क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करने से क्या देगा आपको, एक स्पेक्ट्रम देगा, और वो क्या होता है आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो क्या होगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक, मतलब ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बुक में देखना, नोटेशन दे रखा है आपको, बी नोट भी दे रखा है, एच नोट भी दे रखा है, ठीक है। उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो नोटेशन दे देना, लेकिन स्टार्टिंग से एक ही लेके चलना है, ठीक है, फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर बी नोट लेके चलेंगे, ये होता है आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करना क्या है, आपको किसी कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, ठीक है। अब वो चुंबकीय क्षेत्र है, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन कुछ है, उसके रिस्पेक्ट में जिसका आपको स्पेक्ट्रम निकालना है, जिसकी आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करनी है, ठीक है, उस कंपाउंड सैंपल को लोगे आप किसी एनएमआर ट्यूब में, ठीक है। वो क्या होती है बाद में बात करेंगे, प्रैक्टिस की बता देता हूँ एक बार। आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, ये लगा दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंड आपके पास मान लो CS नोड है, ठीक है, ये कंपाउंड आपका, इस कंपाउंड का आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यूज किया बी नोट, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ तो न्यूक्लियस है इनका, इस प्रोटॉन का न्यूक्लियस है, ठीक है, उसकी जो स्पिन है, स्पिन क्या होती है, प्लस माइनस हाफ, वो क्या करेगी, दो एनर्जी लेवल के बीच में क्या करेगी, रेजोनेंस करेगी, जिसमें क्या होगा आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, और ये क्या होता है आपका एनएमआर स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम की स्टडी करना क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हो गया आपका
NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे आएंगे इसमें, एक आपका बी आएगा, बी नोट आएगा, दूसरा आएगा बी इंड्यूस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिसके पास क्या होगा आपका जो CS बॉन्ड है, मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया इस पर इसको चुंबकीय क्षेत्र दिया, तो यहाँ जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो इसको इफेक्ट करेंगे, सिग्नल कहाँ पे आएगा इसका। ठीक है, अब देखो आगे टर्म आएंगे, अप फील्ड आती है, डाउन फील्ड आती है, सील्डिंग होता है, डीसील्डिंग होता है, वो आगे टर्म आते जाएंगे तब उसको डिफाइन करते जाएंगे, एक बार बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे इस पर, ठीक है, अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, स्पिन करता है अपने एक्सिस पर, वैसे क्या होता है प्रोटॉन की भी स्पिन होती है, अपने एक्सिस पर क्या करेगा, स्पिन मोशन करेगा, और स्पिन मोशन जब करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करेगा, न्यूट्रॉन करेगा, या क्या करेगा आपका जो प्रोटॉन है या फिर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर या उनकी जो न्यूक्लियस है। ठीक है, मेनली इसका सिग्नल किसके कारण आएगा, आपका न्यूक्लियस के कारण। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसकी स्पिन के कारण क्या देना, आपको सिग्नल देना है। अब सिग्नल कहाँ पे आएगा वो डिसाइड कौन करेगा, जो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, कितना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है उसमें, कितने बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन उनके बीच में, उसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट तो ये डिसाइड करेगा कि सिग्नल कहाँ पर आएगा। ठीक है, उसकी न्यूक्लियस जो स्पिन है वो ये डिसाइड करेगी सिग्नल देगा या नहीं देगा। ठीक है, इतना ही है इसमें, इसकी बातें बाद में करते हैं। तो पहले समझ लो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, आपको क्या करना है, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है किसी न्यूक्लियस पर या किसी एटम पर, न्यूक्लियस तो उसमें होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसका जो न्यूक्लियस है उसकी जो स्पिन है उस स्पिन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका सिग्नल देगा। अब देखिए यहाँ पर स्पिन आपकी क्या हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, 5/2 भी हो सकती है, 7/2 भी हो सकती है, या 1 भी हो सकती है। ठीक है, इस स्पिन के अकॉर्डिंग क्या आएंगे, आपके सिग्नल आएंगे। एक तो होता है फिर नेचुरल अबॉर्डेंस कि प्राकृतिक उसकी उपलब्धता कितनी परसेंटेज पाया जाता है नेचर में। दूसरा होता है उसकी स्पिन, इस पर डिपेंड करेगा कि कोई कंपाउंड NMR एक्टिव होगा या NMR इनएक्टिव होगा, मतलब NMR में सिग्नल देगा या नहीं देगा। ये तो देखो समझ वाली बात होगी। ठीक है, अब इसको नोट भी करते चलेंगे थोड़ा बहुत। अब देखिए जो आपकी नेचुरल अबॉन्डेंस है और जो न्यूक्लियस की स्पिन है उसके अकॉर्डिंग हम न्यूक्लियाई को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस अपने एक्सिस पर स्पिन करेगा, स्पिन मोशन करेगा, और स्पाइनिंग मोशन जो करेगा या स्पिनिंग मोशन जो है, स्पिनिंग न्यूक्लियाई क्या होता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक चुंबक की छोटी चुंबक की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं न्यूक्लियर स्पिन की। न्यूक्लियर स्पिन ये क्या होती है, आई होती है। ठीक है, on the basis of nuclear spin I and natural abundance nuclei can be divided into 2 categories. ठीक है, on the basis of, इसको रब कर देते हैं एक बार, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, एक तो होता है आपका नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, नॉन क्वाड्रुपोलर, QUADR। ठीक है, क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। एक होता है आपका क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसे बोलते हैं आपका स्फेरिकल न्यूक्लियाई बोलते हैं इसे, स्फेरिकल न्यूक्लियाई, राउंड सेट। ये होता है आपका नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनकी जो स्पिन होती है हमेशा क्या होती है, हाफ होती है, तो इनकी स्पिन क्या होती है, वो हाफ नहीं होती है। क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल नहीं बोलते इसको, ग्रेटर देन क्या होगी, हाफ होगी। वे न्यूक्लियाई जिनकी स्पिन क्या होती है, हाफ से अधिक होती है, वो क्या होते हैं, नॉन स्फेरिकल होते हैं या क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और जिनकी स्पिन हाफ होती है वो नॉन क्वाड्रुपोलर या स्फेरिकल न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, इनके जो सिग्नल आएंगे, जो नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई है इनके जो सिग्नल आएंगे वो शार्प आएंगे, शार्प एंड क्लियर बैंड, शार्प एंड क्लियर स्पेक्ट्रम। इनके सिग्नल क्या आएंगे, इनके सिग्नल में क्या आएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आएगा। दूसरी बात देखिए, ये क्या होते हैं, इजी टू ऑब्टेन,
इन स्पेक्ट्रम को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? ड्यू टू हाई रिलैक्सेशन टाइम, हाई रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इसे बोलते हैं डेड की, इसकी बात करेंगे बाद में। इनके स्पेक्ट्रम क्या होता है? डिफिकल्ट टू ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा ड्यू टू लो रिलैक्सेशन टाइम या लेस रिलैक्सेशन टाइम, ड्यू टू लेस रिलैक्सेशन टाइम these spectra spectrum quite difficult to obtain। ठीक है, ऐसे स्पेक्ट्रम प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? बहुत कम होता है, जबकि इनका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आई है रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होता है? ठीक है, अब देखिए जब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, एनएमआर एक मशीन होती है, जैसे आपका वो स्टेबलाइजर आता था, पहले टीवी यूज़ करते थे। अब उसमें क्या होते हैं? दो सीज होते हैं। ये मान लीजिए आपका एनएमआर है, यहाँ पर दो सीज है, ठीक है। अब यहाँ से सीज से क्या करते हैं? उसको पल्स देते हैं। पल्स क्या होता है? जैसे आपने मेले में एक मोबाइल आता था तो गेम खेलने वाला, उसमें दो सीज होते थे, उसमें क्या करते हैं? ऐसा मोबाइल था ना, ऐसा मोबाइल लेके हम मेले में से, उसमें क्या होता है? देखो ऐसे होता है वो, ठीक है। यहाँ पर दो सीज होते हैं, यहाँ पर सर्किल होते हैं, इन सर्किल को क्या करना है? इनमें डालना होता है, उसको स्विच करके, ठीक है। सर्किल डालना होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है, उसको पुश करो, ठीक है। ये होता है आपका पल्स हो गया, ठीक है। दोबारा किया, पल्स हो गया। अब जो उसका आप स्विच कर रहे हो, उसको आप दबा रहे हो, वो होता है कितनी देर से दबा रहे हो, वो होता है आपका पल्स इंटरवल, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है? आपने एक बार उसको दबा दिया, पुश कर दिया, उसके बाद कितनी देर तक दबाए रखा, कितनी देर बाद उसको छोड़ा, वो होता है आपका पल्स इंटरवल। हाई रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है आपके पास कोई स्पेक्ट्रम सिग्नल आ गया, यहाँ पर ये सिग्नल आ गया, ये सिग्नल आने के बाद वापस नीचे आएगा। अब ये नीचे कितनी देर तक रुकता है, ये होता है उसका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। आपके पास एनएमआर स्पेक्ट्रम सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आने के बाद वापस ये यहाँ से ग्राउंड स्टेट थी, एक्साइटेड जा रहा है, वापस ग्राउंड में आ रहा है। अब यहाँ पर कितनी देर तक रुकता है, ये इसका रिलैक्सेशन टाइम है। जितनी देर तक यहाँ पर रुकेगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा देर तक रुकेगा सिग्नल उतना ही क्या आएगा? आपका शार्प आएगा, क्लीन आएगा, ठीक है। अगर मान लो आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? कम होता है, तो क्या होगा? अगर रिलैक्सेशन टाइम आपका कम होगा तो यहाँ से जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो कंप्लीट नीचे नहीं आ पाएगा वापस, और यहीं से क्या होगा? दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको रिलैक्सेशन टाइम नहीं मिला। देखो इसमें क्या होता है? ड्यू टू लेस रिलैक्सेशन टाइम, इसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? कम होता है, जिससे ये वापस नीचे नहीं आ पाएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा, फिर वापस नीचे नहीं आ पाएगा। तो इसका जो स्पेक्ट्रम आएगा वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आएगा। क्या आएगा? आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम आएगा। जबकि इसमें क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम अधिक होने के कारण यहाँ पर सिग्नल आया, फिर यहाँ पर रुक गया, रिलैक्सेशन टाइम में कुछ रिलैक्स किया, फिर दोबारा सिग्नल आएगा, फिर दोबारा रिलैक्स किया, दोबारा सिग्नल आएगा। तो इसका रिलैक्सेशन टाइम अधिक होने के कारण इसका वो सिग्नल शार्प आएगा और क्लियर आएगा। जबकि इसका रिलैक्सेशन टाइम कम होने के कारण जो सिग्नल है वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा और लगातार सिग्नल आते जाएंगे, ब्रॉड सिग्नल आपको मिलेगा, वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है किसमें? क्वाड्रुपोलर और नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियस। नॉन क्वाड्रुपोलर का मतलब है यहाँ पर स्पिन हाफ होगी, स्फेरिकल शेप होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है। जबकि क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियस में क्या होता है? उसकी स्पिन हाफ नहीं होगी, यहाँ पर 1/2 से अधिक होगी, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 7/2 हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियस, नॉन स्फेरिकल होता है, राउंड शेप नहीं होगा। सिग्नल क्या आएगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? बहुत कम होता है, जिससे सिग्नल रिलैक्स नहीं कर पाएगा, तुरंत सिग्नल पे सिग्नल देगा तो वो आपका ब्रॉड सिग्नल मिलेगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है? आपका सिग्नल रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इसमें आपका ज़्यादा होता है, एक सिग्नल आने के बाद थोड़ा रिलैक्स करेगा, उसके बाद दोबारा सिग्नल आएगा, ये होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। इससे सिग्नल क्या आएगा? आपका शार्प और क्लियर स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया आपका नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियस और क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियस। अब देखिए आगे जो आपका नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियस, इसको भी आके दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका कंसंट्रेट न्यूक्लियस होता है, एक आपका डाइल्यूट न्यूक्लियस होता है। जैसे कंसंट्रेट न्यूक्लियस और एक डाइल्यूट न्यूक्लियस। कंसंट्रेट का मतलब है जिसकी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा होती है, जैसे फ्लोरीन 19 फ्लोरीन न्यूक्लियस, ये नेचर में 100% पाया जाता है, ठीक है। 31 फॉस्फोरस है, ये 100% पाया जाता है। तो इनके ये तो क्या हो गया आपके? जैसे प्रोटॉन है 1 ऐसे 99.9% पाया जाता है, तो ये क्या हो गया? कंसंट्रेट न्यूक्लियस। दूसरे न्यूक्लियस होते हैं
जो क्या होते हैं बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन 13 जो 1.1% नेचर में पाया जाता है कार्बन 13, तो ये क्या होगा आपका डायल्यूट न्यूक्लियाई। उस बेस पर क्या हो जाएगा आपके जो नेचुरल अबाउंडेंस है उसके बेस पर नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका कंसंट्रेट न्यूक्लियाई, दूसरा हो गया आपका डायल्यूट न्यूक्लियाई। ठीक है, चलिए इसको करते हैं आगे। देखिए जो अगर नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई होता है, ये दो टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल अबाउंडेंस। नेचुरल अबाउंडेंस प्राकृतिक जो उपलब्धता उसके बेस पर। एक हो गया आपका कंसंट्रेट न्यूक्लियाई, ठीक है। दूसरा हो गया आपका डाइल्यूट न्यूक्लियाई, इसकी होती है लो नेचुरल अबाउंडेंस, इसकी होती है हाई नेचुरल अबाउंडेंस, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये कम मात्रा में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो प्रोटॉन है ये होता है 99.95% क्या पाया जाता है, ये नेचर में पाया जाता है। फिर कार्बन, फिर यहाँ पर होगा आपका 31 फॉस्फोरस, ये 100% पाया जाता है। 19 क्लोरीन, ये भी क्या होता है 100% पाया जाता है। 103 रोडियम RH, ये भी क्या होता है आपका 100% पाया जाता है। तो देखो जिसकी हाई नेचुरल अबाउंडेंस होगी वो क्या कहलाएगा आपका कंसंट्रेट न्यूक्लियाई, जिसकी लो नेचुरल अबाउंडेंस होगी वो क्या होगा आपका डायल्यूट न्यूक्लियाई। तो इसमें कौन सा आएगा आपका कार्बन 13, ये आएगा 1.1% आपका नेचुरल पाया जाता है। ठीक है, ये होगा आपका कार्बन 13। और भी एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो 32 फॉस्फोरस है, ठीक है, वो भी क्या होगा लो नेचुरल अबाउंडेंस। तो एक एग्जांपल याद रख लीजिए, आपको पढ़ना कौन सा है, एक तो आप ये पढ़ोगे प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये प्रोटॉन होता है ना प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक पढ़ोगे कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई हो गए, एक तो था आपका नेचुरल अबाउंडेंस के बेस पर, एक था आपका स्पिन के बेस पर। जिसकी स्पिन हाफ होती है वो होता है नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, इसे बोलते हैं स्फेरिकल न्यूक्लियाई, ठीक है। दूसरा था आपका क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई नॉन स्फेरिकल, जिसकी स्पिन हाफ से ज़्यादा होगी, ठीक है। जिसकी स्पिन हाफ होती है उसका NMR स्पेक्ट्रम निकालना इजी होता है, क्योंकि उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है अधिक होता है, जिससे उसका सिग्नल क्या है शार्प एंड क्लियर बैंड आएगा उसका। जबकि क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई था उसकी स्पिन हाफ से ज़्यादा होगी, ठीक है, 3/2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, 7/2 हो सकती है। उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है, उसका स्पेक्ट्रम इजीली नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कम होता है। लो रिलैक्सेशन टाइम के कारण उसका स्पेक्ट्रम क्लियर नहीं आएगा, ठीक है। उसके मैंने एग्जांपल नहीं बताया आपको, उसका एग्जांपल होता है ड्यूटेरियम, इसकी स्पिन हाई क्या होती है हाफ होती है, 1 होती है, ठीक है। उसका एग्जांपल है ड्यूटेरियम, जिसकी स्पिन क्या होती है 1 होती है, ठीक है। उसके बाद में इतना बोरॉन भी इसी का एग्जांपल है, बोरॉन 10 है, उसकी 3/2 होती है स्पिन, ठीक है। तो एक एग्जांपल याद रख लीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। आपके स्पिन के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। आई थिंक आज ये इतना सफिशिएंट है। कल पढ़ेंगे इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो थ्योरी क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंक्शन होता है, या जो सिग्नल देता है सिग्नल किस सिद्धांत पर देता है, कैसे देता है, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।